हरिओम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभरा के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12वीं के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत है। हिंदी विषय के इस वीडियो में हम आज पार्ट 4 सिल्वर बैंडिंग का शेष भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम वितान पुस्तक के पेज क्रमांक 3 से आज का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जो यशोधर पंत जी थे, उन्होंने बताया कि उनका जो विवाह था 1947 में हुआ। तब उन्हें यह उनके हाथ में जो घड़ी दिखाई दे रही थी वो उनको गिफ्ट में मिला था। उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाला जो मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और झक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर बैंडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किसंदा से सीखी थी। चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े भाऊ से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतज़ाम कर फटाफट। तो जो यशोधर पंत जी थे, जो जिस ऑफिस में वो काम करते थे, उस ऑफिस का जो मेनन नाम का एक कर्मचारी था, उसने कहा, हिसाब लगाया। जब यशोधर पंत जी ने अपने विवाह का दिनांक बताया तो, और यशोधर पंत जी को वो बधाई देते हुए कहा कि सिल्वर बैंडिंग कहने का मतलब 25 साल उनके शादी को पूरा हो गया था, इसलिए उनको बधाई दी। यशोधर पंत जी खुश हुए और झेपे मतलब कुछ शर्माया और कुछ शर्माते हुए खुश हुए। ये जो अदा थी उन्होंने इस तरह से शर्माते हुए खुश होने का जो अदा था वो उन्होंने किसंदा, जो उनके पूर्व साथी थे और उनका साहब हुआ करते थे, उनसे सीखा था। उसी के कार्यालय में काम करने वाला जो चड्डा था, उसने घंटी बजाकर चपरासी भगवान दास को बुलाया और कहा कि बड़े बाबू मतलब यशोधर पंत जी से बड़ा नोट ले ले, मतलब ज़्यादा पैसा ले ले, और पूरे सेक्शन के लिए मतलब पूरे ऑफिस में जितने भी कर्मचारी थे उनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम कर फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं। चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकल जानी है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप सब लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं सम हाउस इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। तो जो यशोधर पंत जी थे, उन्होंने चड्डा को कहा कि ये जो वेडिंग एनिवर्सरी है, मतलब शादी का सालगिरह जो है, वो गोरे लोग मनाते हैं, मतलब विदेशी लोगों का चलन है या उनका दिखावापन है, ये हमारे भारत में नहीं मनाया जाता या हम लोग नहीं मनाते। तब चड्डा ने बोला कि मिक्सचर मत पिलाइए, मतलब हमें गुरुदेव। तब उन्होंने कहा कि हमें इधर उधर की बातें मत सुनाइए, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही सौदा है ना। चाय पियेंगे, मट्ठी खाएंगे और लड्डू खाएंगे, इतना ही हम खाना चाहते हैं। इनमें आपको कौन सा ज़्यादा माया खर्चा हो जाएगी, कहने का मतलब पैसा निकल जाएगी या पैसा ज़्यादा खर्च करना नहीं पड़ेगा। तब यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ निकाला और बटुए में से 10 रुपये निकाला और उसको चड्डा को देते हुए कहा कि आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, यदि आप सिर्फ चाय पीना चाहते हैं तो चाय पी लीजिए, मैं इसे दिमाग से या दिल से नहीं लूँगा, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है, मतलब जो हमारे लोगों की रीति नहीं है, उस पर इंसिस्ट करना, मतलब उस पर मैं खर्च करना, है ना, सम हाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ, मुझे वह चीज़ अच्छा नहीं लगता। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाउस के हाथ आगे फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपये तो 30 हो तो
चुग्गे भर का जुगाड़ कर सकेंगे। और चड्डा जो था वो बड़े बाबू के हाथ से 10 रुपये का नोट खींच लेता है और उसको चपरासी को देता है और फिर से यशोधर पंत जी के सामने हाथ फैलाते हुए कहा है 10 रुपये से सेशन के लिए कुछ भी नहीं आ सकता, 30 रुपये यदि देंगे तभी चुग्गे भर का जुगाड़ होगा, मतलब पूरे सेशन का या पूरे कार्यालय के कर्मचारियों का चाय का व्यवस्था हो जाएगा। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है और कार जब अफोर्ड नहीं की जा सकती तब उसकी बात सोचना ही क्यों। तो जो उस कार्यालय में काम करने वाले जो लोग थे, है ना, वो सभी जानते थे कि यशोधर बाबू जो है वो अपने बटुए में, मतलब अपने पर्स में 150 से 200 रुपये हमेशा रखा करते थे। भले ही उनका जो दैनिक खर्च है नगण्य है, मतलब कुछ भी नहीं था उनका खर्च, फिर भी वो 150 से 200 रुपये हमेशा अपने बटुए में, अपने पर्स में रखा करते थे। और उनको बस का टिकट भी खर्च नहीं होता था। पहले वो गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक क्या करते थे, साइकिल में आते थे और इधर वो पैदल आने लगे हैं क्योंकि उनका जो बच्चे हैं जो युवा हो गए हैं और उनके पिताजी का साइकिल चलाना या साइकिल से ऑफिस आना उनको अच्छा नहीं लगता है। उनका ये सोचना था उनके बच्चों का, यशोधर पंत जी के बच्चों का, कि साइकिल जो है वो चपरासी जैसे लोग चलाते हैं या चपरासी के पद पर काम करने वाले लोगों की सवारी है ना। वो अपने पिताजी को स्कूटर ले लेने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके पिताजी मतलब यशोधर पंत जी को यह अच्छा स्कूटर की सवारी निहायत क्या लगता है, बेहुदा मालूम होती है और वो कार खरीद नहीं सकते थे या कार रख नहीं सकते थे, इसलिए कार खरीदने की बात सोचना बेकार समझते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चड्डा के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10 के नोट दो और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किसंदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गपशप सड़ाका में वक्त बर्बाद करना उनका परंपरा के विरुद्ध है। तो जो चड्डा थे उसको यशोधर पंत जी ने 10-10 के 2 और नोट दिए, लेकिन उन्होंने अपने कार्यालय के कर्मचारियों के बीच अपनी सिल्वर वेंडिंग मतलब अपनी शादी के 25वीं सालगिरह के दावत के लिए वो नहीं रुके। मातहत लोगों से चलते चलते थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेना किसंदा की परंपरा थी। और इसी तरह उनका जो पुराने अधिकारी थे, है ना, उनके ऊपर जो उनसे बड़े जो अधिकारी थे उनका भी आदत था, जिनको किसंदा कहते हैं, वो भी अपने कर्मचारियों के साथ क्या करते थे, हंसी मजाक कर लेते थे। बैठकर चाय पानी और गप सड़ाका में वो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते थे या वो अपनी परंपरा के विरुद्ध समझते थे। उसी प्रकार यशोधर पंत जी भी अपने कर्मचारियों के साथ बैठकर गप सड़ाका करना उनको अच्छा नहीं लगता था। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। और जो यशोधर बाबू थे वो अपने ऑफिस से जब निकलते थे तो शाम को घर आते समय वो बिरला मंदिर जाया करते थे रोज़, और वहाँ बैठकर या तो प्रवचन सुनते थे कोई या फिर खुद ही ईश्वर की ध्यान लगाने का उनका एक आदत था या उनकी एक रोज की दिनचर्या थी। यह बात उनके पति बच्चों को बहुत अखरती है। बाबा आप कोई बड़े बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं, इतना ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे।
यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किसंदा के अनुसार यही निशानी है। तो जो यशोधर बाबू थे वो रोज़ मंदिर जाया करते थे। उनके मंदिर जाने का भी विरोध उनके घर वाले या उनके बच्चे करते थे। उनको वह चीज़ अखरती थी, कहने का मतलब अच्छा नहीं लगता था, खराब लगता था। और उनका ये कहना था कि आप इतने बूढ़े नहीं हो गए हैं कि आप रोज़ मंदिर जाया करें, इतना पूजा पाठ किया करें, है ना। लेकिन यशोधर बाबू अपने इस आलोचना को अनसुना कर देते थे। उनके बच्चे कहते थे लेकिन वो उसको ध्यान नहीं देते थे। यही सिद्धांत के धनी मतलब अपने सिद्धांत पर या नियम पर जीने वाले, अपने नियम पर जीने वाले जो लोग हैं उनकी निशानी है, ऐसा किसंदा का कहना था। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता तो वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। तो जो बिरला मंदिर है वहां से निकलकर पहाड़गंज जाया करते थे और वहां से यशोधर बाबू क्या करते थे, घर के लिए साग सब्जी खरीदा करते थे। और इसी समय में वो किसी अपने मित्र से या किसी और लोगों से मिलना चाहते तो इसी समय में मिला करते थे। भले ही वो 5 बजे छुट्टी के बाद कार्यालय से निकल जाते थे, लेकिन उनको घर पहुंचते पहुंचते रात की 8 बज जाती थी। यहीं से पहले वो कभी नहीं पहुंचते थे। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किसंदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह ज़रूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। उन्हें एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडरा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया है। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इस क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलाट करा लिया। अब पत्नी से के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी। ये कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किसंदा यही फिक्रा कह कर मुस्कुराते थे। तो जो यशोधर बाबू थे वो बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की जो निगाह थी वो अहाते मतलब एक बाउंड्री वाल पर पड़ा, जिसमें कभी किसंदा जो थे, किसंदा मतलब जिनके घर में वो रहा करते थे, जो उनके अधिकारी थे, उनके बेडरूम 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था, घर हुआ करता था, जिस पर इन दिनों 6 मंजिला इमारत नई उसको तोड़कर 6 मंजिला नया इमारत बनाया जा रहा था। इधर से गुजरते हुए कभी भी वो DIZ एरिया को बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता था और पहले वहाँ जो छोटे छोटे घर हुआ करते थे उसको तोड़कर उस क्षेत्र में बड़े बड़े ऊंची इमारतें बनाई जा रही थी, जिसको देखकर किसंदा को मतलब यशोधर बाबू को क्या हुआ करता था, खराब लगता था या उनको गुस्सा आता था और वो सोचते थे कि ये लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्हें यह ज़रूर पता है कि उनकी यादों में गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनके इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। तो ये जो गोल मार्केट था जो अपनी पुरानी शक्ल था उसको वो खोता जा रहा था, क्योंकि उसको तोड़कर वहाँ पे बड़े बड़े घर बनाए जा रहे थे, जिसके लिए यशोधर बाबू उस क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा था उसको वो परिवर्तन उनको पसंद नहीं था, इसलिए वो इस क्षेत्र में डटे रहना चाहते थे। उन्होंने एंड्रयूजगंज, लक्ष्मी नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप
D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई। उनको सरकारी कर्मचारी हैं वो, इसलिए अच्छा घर मिलने का उनको कई बार खुशखबरी मिली, लेकिन मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। और जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब उन्होंने इसी क्षेत्र में जो दूसरा क्वार्टर था उसे अपने नाम में क्या कर लिया, अलाट करवा लिया, मतलब उसे अपने नाम में जारी करवा लिया और वहीं रहने लगे। तब उनकी जो पत्नी थी उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि यह जो घर है वो भी टूट जाएगा तब तुम क्या करोगे। उन्होंने कहा कि तब की तब देखी जाएगी। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जब टूटेगा तब देखा जाएगा, कहा, और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किसंदा, मतलब उनके जो पूर्व अधिकारी थे जिनके घर रहकर वो अपना जीवन यापन पहले किया करते थे, उन्हीं की तरह वो भी मुस्कुराते हुए बेफिक्र रहते थे। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी छोटी बातों में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। तो जो किसंदा थे वो भले 5 बजे से कार्यालय से निकल जाते थे, लेकिन अब उनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं और उनके बच्चे और पत्नी से वो दूर रहना चाहते थे। उनके विचार मिलते नहीं थे। किसंदा को दिखावापूर्ण जीवन पसंद नहीं था और उनके बच्चे जो थे वो दिखावापूर्ण जीवन या अच्छी जीवन जीना चाहते थे, आधुनिक जीवन, जो उनको पसंद नहीं था। इसलिए वो घर जल्दी लौटकर बेवजह के बहस में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए देर से लौटना पसंद करते थे। जब तक उनके बच्चे जो थे वो छोटे थे तब तक उन्होंने यशोधर बाबू ने उनकी पढ़ाई में मदद किया, लेकिन अब वो बड़े हो गए थे इसलिए वो रोज़ घर लेट से आया करते थे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। शेष भाग का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।